जब बात कर रहे हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी है, 50वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो इस दिवस के मौके पर मैं चाह रहा था कि बांस के बारे में प्लस बाकी पेड़ पौधों के बारे में और जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में हम विस्तार से एक बार जानकारी लें और दें, ताकि जो किसानों को आगे आगे समस्याएं आने वाली हैं उनके ऊपर भी हम बातचीत कर पाएँ। तो आज का जो विषय है वो काफ़ी गंभीर है, खासकर पर्यावरण के नज़रिए से हम देखेंगे तो किसानों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन बाकी सारे देश और दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। खासकर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जो फसलें हैं वो गर्मी, सर्दी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से ख़राब हो रही हैं और उनके ख़राब होने की जो दर है वो हर साल बढ़ती जा रही है। हर साल ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, हर साल ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिनको बोलते हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब की बार गेहूं की फसल भी कहीं 5 मण किले की, कहीं पे 10 मण किले की कम हुई है और हमारे एक खेत में तो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। इसके अलावा सरसों और बाकी फसलों पे भी नुकसान हुआ और किन्नू की फसल भी जड़ गई है। और इसके अलावा जो बाकी जो किसान अलग अलग अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि फसलों में भारी नुकसान पहुंचा है। तो फसलों के नुकसान और बांस का क्या संबंध है, या फिर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें बांस क्या कर सकता है, उसकी भूमिका को हम आज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और उस भूमिका से हमें ये भी पता लगेगा कि हम जो कर रहे हैं, जिस तरीके की हम खेती कर रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं है, क्या हम अपने पर्यावरणीय दायित्व निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है बांस की खेती, किसान और पर्यावरण हितैषी। तो मैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों पे स्टडी भी कर रहा हूँ और स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं हम लोग ये टॉपिक। और एक मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम ही इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मतलब हम किस तरीके से अपनी धरती को और अपने पर्यावरण को सस्टेन करें ताकि हर कोई सुखी रहे। और शुरुआत किसानों से ही हो सकती है, क्योंकि किसान ही वो लोग हैं जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे उगाते हैं। अगर किसान नहीं हो तो हमारे प्लेट में खाना भी नहीं आएगा। किसान नहीं हो तो हमारे पास जो बैठे बिठाए सुविधाएं मिल रही हैं शहरों में, खासकर जैसे मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मेरा अगला खाना कहाँ से आएगा। किसान उगाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो उगा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मेरे तक पहुँचा रहे हैं। एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। लेकिन ये नेटवर्क अभी तहस नहस हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इतना तेज़ी से हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये फसलें इतना अचानक से ख़राब होना क्यों चालू हो गया। आपने रिसेंट में अखबार की कटिंग, चाहे आज का ही अखबार देखेंगे आप, उसमें पाएंगे कि 9 लाख या कहीं पे लिखा हुआ है कि 9 करोड़ या इतने लोग पर्यावरण की वजह से डायरेक्टली इफेक्टेड हैं, लाखों की संख्या में मारे जा रहे हैं। और आने वाले जो 2050 का टाइम होगा तब तक 8 से 9 करोड़ लोग डायरेक्ट क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से मारे जाएंगे। हीट स्ट्रोक की वजह से हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग भारत में मारे जाते हैं या गंभीर रूप से घायल होते हैं। और अभी पूरी दुनिया में जो काम करने के घंटे हैं वो भी बदले जा रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी महाराष्ट्र की खबर थी कि रात को मजदूरी कर रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पर्यावरण को बर्बाद कर दिया और गर्मी बढ़ती जा रही है और 2 डिग्री तक गर्मी बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो ये इतनी गर्मी बढ़ने के बाद में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी वो आएगी भूखमरी की। और अचानक से हमारे पास जो खाना है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी साल आपने देखा होगा गेहूं के लिए मारामारी है, यूक्रेन वार भी उसमें एक फैक्टर है, लेकिन हमारे देश में भी प्रोडक्शन कम हुआ है। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी और ख़ासकर किसानों को ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी केवल और केवल खेती पर निर्भर है। और जब खेती पर निर्भर है तो अगर आपकी खेती ख़राब हो जाती है तो उसका नुकसान डायरेक्ट आपकी फैमिली को उठाना पड़ेगा। इतनी सारी आत्महत्याएँ और 50 किस्म की जो दिक्कत हैं उन सब के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और जानते भी हैं।
तो मैं बाँस को इसके साथ में क्यों जोड़ना चाह रहा था, वो उसका लॉजिक ये है कि हम खेती को किस तरीके से सस्टेनेबल बनाएं ताकि हमें कभी भी फूड क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। कम से कम किसान अपने लिए एक ऑर्गेनिक फार्म कम से कम डेवलप करे, और बाँस की खेती अगर वो ज़्यादा बड़े लेवल पे कर रहा है तो उसके हज़ारों फ़ायदे हो सकते हैं। तो उन फ़ायदों की भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका फॉर्मेट हम इस तरीके से रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सवाल जवाब करें आखिर में, और मैं पहले 15 से 20 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर लूँ। तो आज के दिन हमारे देश में जो बाँस की खेती है, चाइना के बाद में दूसरा सबसे बड़ा बाँस उत्पादक देश हमारा है। और अगर नंबर की बात करें तो 13.96 मिलियन हेक्टेयर में बाँस उगाया जा रहा है, लेकिन बाँस का प्रोडक्शन काफ़ी कम है, 3.23 मिलियन ही है। इसका मतलब पर हेक्टेयर आधा मिलियन, जो पर मिलियन हेक्टेयर है वो आधा मिलियन से भी कम हम बाँस उगा पा रहे हैं टन के हिसाब से देखें तो। इसका मतलब है कि प्रति हेक्टेयर हमारी उत्पादकता काफ़ी कम है, क्योंकि जो भी हमारे पास बाँस उगा हुआ है खासकर नॉर्थ ईस्ट में, वो सारा का सारा अनप्लान्ड है और जंगली तरीके से उगा हुआ है। उसकी वैरायटी भी काफ़ी मिक्स हो चुकी है, और उनको काट के लेके आना, ट्रांसपोर्ट करना और भी कई सारी जो चीज़ें हमने करनी चाहिए वो उसमें आसानी नहीं है। तो इसकी वजह से भारत को हर साल दुनिया में 42% टोटल जो बाँस का इंपोर्ट है वो भारत करता है। टोटल दुनिया के बाँस के प्रोडक्शन का जो इंपोर्ट है उसका 42% इंपोर्ट भारत करता है, जबकि दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर भी भारत को माना जाता है। लेकिन हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन है वो पर हेक्टेयर की दर से काफ़ी कम है, जिसको हमें रिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो अगर इसको डॉलर में देखें तो 83 मिलियन डॉलर का हम बाँस इंपोर्ट कर रहे हैं, बाँस के विभिन्न उत्पाद विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो 6 अरब 44 करोड़ से ज़्यादा का बाँस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना सारा बाँस इंपोर्ट करने के बावजूद भी हमारे पास बहुत बड़ा डेफिसिट बचता है कि हमें और ज़्यादा बाँस चाहिए। और ज़्यादा बाँस क्यों चाहिए? आपने अभी सुना होगा कि एथेनॉल बनना चालू हो गया है बाँस से। एथेनॉल वो प्रोडक्ट है जो पेट्रोल और डीजल के साथ में मिला के आज के दिन गाड़ी, ट्रैक्टरों में और जितने भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हैं सब में डल रहा है। अभी E10 या E20 आपने देखा होगा जब पेट्रोल पंप पे जाएंगे, तो क्योंकि वो जो एथेनॉल है वो मिक्स है, इसलिए वहाँ पे E20 या E10 या E7.5 लिखा होता है। तो 2025 तक ये कंपल्सरी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हम 20% कम से कम एथेनॉल मिलाना चालू करेंगे। और अभी से जो गाड़ियाँ आ रही हैं इस अपना मार्च से या अप्रैल से, वो गाड़ियाँ एथेनॉल इनेबल्ड गाड़ियाँ लॉन्च करना कंपल्सरी हो गया है। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्स इंजन, और फ्लेक्स इंजन में आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, उसमें डीजल, पेट्रोल या एथेनॉल, आपकी मर्ज़ी है। एथेनॉल की कीमत काफ़ी कम है, प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी 12-13 रुपये से 17 रुपये है, और जो पेट्रोल और डीजल का भाव आप देख रहे हैं कि वो हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो आगे आगे बाँस का इस्तेमाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी एथेनॉल बनाने के लिए बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। अभी फ़िलहाल हम गन्ने के मोलासिस और मकई से बना रहे हैं, जो कि एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है, बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये। तो बाँस का हमें लाखों करोड़ों हेक्टेयर में उत्पादन चाहिए अगर हम अपने आप को सस्टेन करना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से। तो सस्टेन करने के लिए हमें बाँस को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी और ज़्यादा गहरा उगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ में हमें पर हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसकी साइंटिफिक खेती करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने एक मिशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल बैम्बू मिशन। तो आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तर भारत में आप गांव में कोई एकाध पेड़ देखते हैं इधर उधर बाँस का, वो हमारे यहाँ पे इतने कम बाँस के पेड़ क्यों हैं? जबकि बाँस का पेड़ तो कहीं पे भी पैदा हो जाता है। मेरे गांव में आसपास में कम 20-30 ही पेड़ होंगे जो 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने हैं या कोई 5 साल पुराना है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खेती नहीं हो रही है। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो बाँस है उसको पेड़ की कैटेगरी में डाला गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से।
और जब उसको हमने डाला है पेड़ की कैटेगरी में, तो उसको काट नहीं सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और भी कई सारी पाबंदियां उसके ऊपर रहेंगी। तो 2017-18 से बांस को अभी घास की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि बांस एक घास है, दूब घास जैसे होता है या झुंडा जैसे होता है, वैसे ही एक घास है, और ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला घास है और सबसे ज़्यादा बायोमास देने वाला घास है। इसकी बहुत सारी खासियत हैं और इसको कहीं पर भी उगाया जा सकता है। तो जब से बांस को घास की कैटेगरी में डाला गया है और नेशनल बैम्बू मिशन के माध्यम से पूरे देश में किसानों को सब्सिडी देने का भी प्लान है। अभी हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट में सब्सिडी चालू नहीं हुई है, जल्दी चालू होने की संभावना है। 120 रुपया पर प्लांट सब्सिडी मिलेगी, 240 रुपया पर प्लांट हम कॉस्टिंग मान के चलते हैं तीसरे साल प्रोडक्शन जब बांस का आएगा तब तक के लिए। लेकिन असल में देखें तो ज़्यादा किसान की मेहनत लगती है पहले साल ही। तो मैं जी, आवाज़ साफ नहीं आ रही मास्टर जी, आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ, समझ में नहीं आ रहा है सर, आवाज़ थोड़ा साफ नहीं है, आप लिख दीजिए। तो मैं पहले बात करना चाहूँगा कि जो बांस है उसको उगाने के लिए कैसी ज़मीन चाहिए और किस किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए। तो हमारे जो होस्ट हैं आज के मास्टर सुरेश यादव जी, उनके खेत में बांस खड़ा है और उनके पानी का जो TDS है वो 7,500 TDS है। 7,500 TDS इतना खारा होता है कि आप मुंह में भी नहीं ले सकते हैं, इतने खारे पानी में वो है। ज़मीन कैसी भी हो, पानी कैसा भी हो, क्लाइमेट लगभग फ्रीजिंग क्लाइमेट को छोड़ के दुनिया के हर हिस्से में बांस होता है। और पानी इसके लिए बहुत कम इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग के 1 से 1.5 साल आपको इसकी देखभाल करनी होती है। 1-2 बरसात जब इसके ऊपर से निकल जाएंगी तो आपको ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। और स्टार्टिंग में थोड़ा, जब बरसात का सीज़न, जैसे अभी बरसात का सीज़न आने वाला है, तो अभी आप इसको प्लांट कर सकते हैं। 1 एकड़ में मैं आपको मोटा मोटा हिसाब किताब दे रहा हूँ कि 1 एकड़ में लगभग 850 से 900 प्लांट लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रहती है और पौधे से पौधे की दूरी अंदर 4 फीट रहती है और बाउंड्री पे 3 फीट रहती है। अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने इतना डिस्कशन किया, वो इसलिए किया था कि आप अपने खेत में, खेत की जो पर एकड़ है, चाहे सपोज आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, तो 5 के 5 एकड़ को अलग अलग आप उसकी बाउंड्री को बांस के पौधों से गहरा बांस के पौधे लगा के सिक्योर कर दें। उसको बोलते हैं विंड ब्रेकर। और जब बांस के पौधों में से गर्म हवा आएगी तो आपकी फसलें ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि बांस के पौधों में हवा जब घुसेगी तो वो ठंडी होकर फिर आपके खेत में एंट्री करेगी। ज़्यादातर जो हवाएं चलती हैं, जैसे छिपते साइड से, जो पश्चिमी साइड से जो हवाएं चलती हैं गर्म, उनसे आपके खेत का पूरा प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो फ्रांस के, मैं इन्वायरमेंटलिस्ट का अभी इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने बताया कि वहाँ पे हर एकड़ को कोई किसान 4 हिस्सों में बांट लेता है, कोई 5 हिस्सों में, और बीच में 50-50 फीट की दूरी पे या 100-100 फीट की दूरी पे अलग अलग किस्म के पौधे लगाते हैं। वहाँ पे बांस होना, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है सर्दी के मौसम में, थोड़ा मुश्किल है, तो बाकी पेड़ों को लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पे बांस को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत गहरा हो जाता है और इसमें से आने वाली गर्म हवाएं बहुत ठंडी होकर गुजरती हैं। अगर आपने बांस की बड़े एरिया में खेती कर रखी है तो 10 से 12 डिग्री तक भी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आपकी फसलों में जो गर्मी, सर्दी और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, उससे बचने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप हर खेत की बाउंड्री को कम से कम 2, 3, 4 लाइनें, जितना भी आप लगा सकते हैं उतना लाइनें लगा के उसको ज़रूर सिक्योर कीजिए, नहीं तो आगे फसलें पैदा करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। 2026 को 0 ईयर माना गया है। उस टाइम तक लगभग सारी फसलें बर्बाद होना या अपने जो जंगली जानवर हैं उनके मरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। इसके अलावा जो बांस है उसको नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर इसलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इसमें बायोमास बहुत ज़्यादा है और इसको
बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन कौन से काम हैं उसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक तो रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप पैदा होने से मरने तक इस्तेमाल करते हैं, उन सभी में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी बांस से बना सकते हैं। इसमें आप मुरब्बा बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना सकते हैं। अभी तो लोगों ने छत भी बनाना चालू कर दिया है इसका, जैसे सरिया जो लोहे का डालते हैं, तो लोहे का रिप्लेसमेंट के तौर पे भी बांस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके घर बना सकते हैं, इसके 5 स्टार होटलों में इस्तेमाल हो रहा है। इसका एथेनॉल सबसे अच्छा बनता है, और एथेनॉल इसका 4 गुना ज़्यादा भी बनता है बाकी के मुकाबले में। जैसे गन्ना है या फिर मकई है, या उन सब का जो एथेनॉल है वो मात्र 8% के आसपास में बनता है पर क्विंटल के हिसाब से देखेंगे तो। और बांस में 34% तक का प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। इसका मतलब है कि बांस का एथेनॉल ज़्यादा मात्रा में हम ले सकते हैं। तो पानी, ज़मीन और बाकी सब चीज़ें कैसी हों, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है किसानों का। तो हरियाणा में उग रहे हैं, पंजाब में उग रहे हैं, राजस्थान में उग रहे हैं। राजस्थान का बांसवाड़ा इलाका इसके लिए सदियों से मुफीद है, वहाँ पे उगा रहे हैं लोग। और अभी जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो भी बांस को उगा रहे हैं नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर, और गर्मी से बचने के लिए वो इसका एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उससे बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा, ये इतने सारी लंबी लिस्ट है। जैसे इसका पेपर पल्प भी बनता है, बियर भी बनती है, दारू भी बनती है, इसके चारकोल भी बनता है, पैलेट्स भी बनते हैं, पशुओं का चारा भी बनता है, चाय भी बनती है। तो आप जिस चीज़ का नाम लेंगे लगभग 8-10 हज़ार किस्म के प्रोडक्ट इसके बनते हैं। ज्वेलरीज भी बनती है, फर्नीचर बहुत अच्छा किस्म का इसका बनता है। तो आप जो भी सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें बांस से बना सकते हैं और बना रहे हैं पूरी दुनिया में। तो भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और इम्पोर्टर भी है बांस का, लेकिन हम इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सस्टेन कर पाएंगे। इसीलिए नेशनल बैम्बू मिशन के तहत इंडिया में बांस को प्रमोट किया जा रहा है। तो पानी के बारे में, ज़मीन के बारे में मैंने बता ही दिया है कि इसको कैसा भी पानी, जहाँ पे घास उग जाएगा किसी भी किस्म का, वहाँ पे बांस उग जाएगा। तो इसके इतना ही इसमें ज्ञान है कि कहाँ पे कैसे उगेगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत बांस के खेतों को उगाने के लिए और बांस के खेतों को उगे हुए आप उसका कार्बन क्रेडिट बेच सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का सिंपल मतलब है कि हवा से जितना कार्बन डाइऑक्साइड आपका खेत खींचेगा उतना पैसा कोई कंपनी आपको देगी। और ये कंपल्सरी हो गया है अभी से, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर कंपनी जितना पॉल्यूशन फैलाएगी उतने उसके अगेंस्ट में पौधे लगाने पड़ेंगे। तो सपोज़ आपने 5 एकड़ में बांस लगा रखा है, तो आपको पर एकड़ $43 या जितने भी डॉलर वो डिसाइड करते हैं, आपको घर बैठे बिठाए आपकी जेब में आएंगे। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। इसके अलावा ऑक्सीजन फार्म और नेचुरोपैथी सेंटर और टूरिज़म सेंटर, ये भी आप अपने खेत में बना सकते हैं। ऑक्सीजन फार्म अपने आप बन गया जब आपने बांस लगा रखे हैं। तो आप इन बांस का इस्तेमाल ऑक्सीजन पैदा तो करने के लिए कर ही रहे हैं, बीच में आप झोपड़ियाँ बना दीजिए बांस की, तो आप टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पे आप केवल लॉगिन करेंगे और आपका खेत देश के किसी भी कोने में हो, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कोने में हो, वहाँ पे भी टूरिस्ट आ जाते हैं। विदेशी भी आते हैं, देसी भी आते हैं। तो वो टूरिस्ट भी अच्छा खासा पैसा दे के जाते हैं। पर हट 2000 से लेके 10,000 20,000 रुपये भी लोग चार्ज करते हैं, और इवेंट के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन है बांस की, वो चाइना में तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है इसका, लेकिन हमारे यहाँ पे हाइट बढ़ाने वाली मेडिसिन और जो सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हैं उनकी मेडिसिन, और इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट और जो चारकोल के ब्यूटी प्रोडक्ट हैं बैम्बू से जो बनते हैं, वो सारे बना रहे हैं। तो इसका डिज़ाइन आप कैसे बनाएंगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि सपोज़ आपके पास मात्र 1 एकड़ ज़मीन है, तो आप बांस की 2 या 3 या 4 लाइनें जितना भी आप लगाना चाहें चारों तरफ लगा दें,
12-12 फीट की दूरी छोड़ के। पड़ोसी की तरफ आप इतना जगह छोड़ दें कि एक ट्रैक्टर निकल जाए और उसको छाया का जो प्रभाव है वो ज़्यादा नहीं रहे। बीच में आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करेंगे कि आपको फ्रूट चाहिए या फिर आप टूरिस्ट पर्पज़ के लिए लगाना चाह रहे हैं या ऑर्गेनिक वेजिटेबल करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप अपने डिज़ाइन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सपोज मेरे खेत में 10 एकड़ का एक खेत है, मैं उसको कैसे डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें तकरीबन 5 एकड़ में हमने डायरेक्ट बांस लगा दिया, 3 एकड़ में सागवान लगा दिया, इसके साथ में 2 एकड़ में फूड फॉरेस्ट लगा रहे हैं करीब, उसमें मल्टीपल वैरायटी के फ्रूट्स होंगे और उसके चारों तरफ बांस की बाउंड्री कर दिया है। बांस की बाउंड्री हम डबल या ट्रिपल लेयर में कर रहे हैं ताकि गर्मी सर्दी से उसका पूरी तरह बचाव हो जाए। इसके साथ साथ में वहाँ पे टूरिस्ट के लिए हट्स बनाएंगे। जब हट्स डेवलप होनी चालू हो जाएंगी तो फिर नेचुरोपैथी सेंटर बनाएंगे वहाँ पे, तो बाहर से आके रहने वाले जो लोग हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए तो नेचुरोपैथी का भी इस्तेमाल कर पाएँ। इसके बाद में वहाँ पे फर्नीचर बनाने के लिए एक छोटा फैक्ट्री भी लगाया जाएगा। इसके साथ साथ में जो और काम कर सकते हैं, जैसे किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा सकता है और जो नए नए विचार आते रहेंगे उनके ऊपर धीरे धीरे वहाँ पे काम किया जाएगा और जितना ज़्यादा चीज़ें और एक्टिविटी हम अपने खेत में लगा सकते हैं वो लगाएंगे और हर एक्टिविटी से वहाँ पैसा आना चालू होगा। जैसे 10 एकड़ में आपने ज़्यादा नहीं 10 झोपड़ी ही डाला, आप पर एकड़ 10 झोपड़ी भी डाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 10 एकड़ में आपने 10 झोपड़ी लगाए हैं और वो बैम्बो की बढ़िया खूबसूरत डिज़ाइन बना के लगाया, तो चंडीगढ़ के आसपास ऐसे जगह के 8,000 रुपया पर नाइट का वो चार्ज कर रहे थे पिछली साल। और कोरोना की वजह से शहरों से भाग के लोग आ रहे हैं गांव में और नाइट स्पेंड करने के लिए। सपोज़ आपने 2,000 रुपया पर नाइट का वहाँ पे रखा तो आपका 10 झोपड़ी का 20,000 रुपया एक दिन का हो जाता है, तो लगभग 6 से 7 लाख रुपया महीने का हो जाता है। तो 6-7 लाख रुपये छोड़िए, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50,000 भी अगर आपके पास आ रहे हैं महीने की एक्स्ट्रा इनकम, तो बहुत अच्छी इनकम है वो। तो आप सारे खर्चे निकालते हुए बांस को अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर पर एकड़ इसका जो प्रॉफिट है वो कैसे रहता है, पहले तो वैरायटी की बात कर लेते हैं। इसमें बाल्कोआ वैरायटी सबसे ज़्यादा कॉमन वैरायटी है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली है, सबसे ज़्यादा वजनी होती है, सबसे जल्दी ग्रो करती है और ओवरऑल सभी कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज़ मैं फ़र्नीचर बनाने का बारे में सोच रहा हूँ आगे अपने खेत में, तो हमने ब्लैक वैरायटी भी लगाई है, ब्लैक एस्पर बोलते हैं उसको, काले रंग के बांस होते हैं, पीले रंग के बांस भी लगाए हैं, गोल्डन बांस जिसको बोलते हैं वो भी लगाए हैं, बुद्धा बैम्बू भी लगाए हैं, इसमें टूल्डा भी लगाया है और भी 8-10 वैरायटी लगाए, क्योंकि मेरा फोकस मेन रिसर्च पे है ताकि जितना हम सीखें उतना किसानों को सिखाते रहें। तो हमने मल्टीपल वैरायटी लगाई। इसी तरीके से आप डिसाइड कर लीजिए कि फ्यूचर में आप कैसा इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे और वो इंडस्ट्री लगभग ना के बराबर पैसों में लग जाएगी। हम लोग एक कॉमन वेबसाइट बना के उस पर सभी फार्मर्स का डिटेल उसमें डाल सकते हैं और उस डिटेल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कस्टमर है उस तक पहुंचने के लिए। सपोज़ एक खेत में कप प्लेट बन रही हैं, एक में बोतल बन रही हैं, एक में कोई ऑर्नामेंटल चीज़ें बन रही हैं, जो ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो बन रही है, एक में फर्नीचर बन रहा है, एक में जो कटलरीज होती हैं, हर बांस की हर पोरी पे उसके छिलके लगे होते हैं और वो छिलके इतने मजबूत होते हैं कि आप उसके डिस्पोजल आइटम बना सकते हैं। जैसे आप डिस्पोजल कप, प्लेट, कटलरीज, चम्मच, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना आएगा और उसके साथ साथ में अगर सेल करना आएगा तो आप बहुत अच्छे पैसे इसमें बना सकते हैं। तो मोटा मोटी मेरा अंदाज़ा है कि लगभग आप 5 से 6 हज़ार डंडे पर पहली साल निकालेंगे इसमें से, क्योंकि लगा के आपको लगभग 3 साल इंतज़ार करना होता है जब आपके बांस रेडी हो जाएंगे काटने के लिए। जो 3 साल का पीरियड है उसमें बीच में जो आप रेगुलर फसल कर रहे थे वो फसल इसमें करते रह सकते हैं। तो तीसरे या जब 3 साल कंप्लीट होने के बाद में आप चौथे साल काटना चालू करेंगे, लगभग 5 से 6 हज़ार डंडे मिनिमम आएंगे और एक डंडे की कीमत आज के दिन मार्केट में जो 25 फीट प्लस का है 180 रुपये से ज़्यादा की है। तो आप 100 रुपये भी मानेंगे तो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए की इसमें इनकम होने की संभावना है।
तो ये बहुत ही अच्छी इनकम है। फिर बांस की खेती, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मेरा खेत संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, तो वहाँ पे मैंने लगा के छोड़ दिया। उसमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, और कुछ भी अलग से उसमें करने का ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने आप में एक मनी मेकिंग मशीन हो गया, पैसे भी बना के दे रहा है, ऑक्सीजन भी बना के दे रहा है, और अपने आप में एस्थेटिक ब्यूटी भी है उसकी, और उसके अलावा भी उसके जो सैकड़ों काम हम कर सकते हैं बांस से, वो भी हम करेंगे। तो इसमें चारकोल, एथेनॉल जैसे जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो अभी किसानों के लिए इसमें क्या है? किसानों के लिए सबसे बड़ा मौका ये है कि एक तो अपनी जो रेगुलर फसल कर रहे हैं उसको बचाने के लिए बांस की बाउंड्री ज़रूर अपने खेत के चारों तरफ लगाएं। बाड़ कोई भी आपको खर्चा लगवाती है, लेकिन बांस की बाड़ आपको हमेशा पैसे बना के देती रहेगी। बांस को काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं काटेंगे तो आपस में फंस के सूख जाते हैं, तो ये आपको ज़बरदस्ती पैसा देता रहता है। पैसा के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये अपने आप उगता है। और जो झुंडा है उसी का एक वैरायटी है, जैसे अपने यहाँ पे सरकंडा या झुंडा बोलते हैं, तो ये बिना पानी के, बिना मेहनत के, बिना किसी केयर के बढ़ता रहता है। तो आप इसको बाउंड्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास ज़मीन सपोज 10 एकड़ है, तो 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 3 एकड़ में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार या अपने डिज़ाइन के अनुसार उसमें आप बांस लगा दें, और फिर उसका आप मार्केटिंग करें अलग अलग तरीके से। और मार्केट का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है किसानों को कि ये बिकेगा कहाँ पे। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि 1.5 से 2 लाख रुपया किराया दे के अपना जो ये अम्बाला है, यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ आती हैं महीने की नॉर्थ ईस्ट से, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और भिवानी के आसपास में भी इसकी स्ट्रेटनिंग की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, लोहारू के पास में भी लगी हुई हैं, और भी कई सारी जगह पे। तो जो इसकी डिमांड है वो कंटिन्यूस है, और एथेनॉल जब इससे बनना चालू हो जाएगा तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, इतना ज़्यादा कि हम लाखों हेक्टेयर में लगा के भी वो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। अभी एथेनॉल की एक फैक्ट्री लगी है महाराष्ट्र में, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके किसी कंपनी ने लगाना चालू किया है। एक नॉर्थ ईस्ट में लगी है, और सैकड़ों प्रपोज्ड हैं। कई सारी ऐसी कंपनियां आ रखी हैं जो पराली से या फिर नेपियर घास से या अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए, मक्का का इस्तेमाल करके, या जो गन्ने का मोलसिस है उसका इस्तेमाल करते हुए वो एथेनॉल बना रही हैं। लेकिन वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, वो फिर धीरे धीरे बांस के ऊपर आ जाएंगी वो फैक्ट्रियाँ। तो ये ओवरऑल व्यू था। अभी हम ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें किसानों के हिसाब से बात करने का मौका मिले। थैंक यू। तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। रविंद्र नाम है जी, मेरा गांव भैंसवाल है, गोहाना के पास, गोहाना खरखोदा के बीच में। हाँ। हम काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बाउंड्री पे बांस लगा लें। हाँ हाँ। उसके लिए 2 चीजें बता दीजिए जी। एक तो हमारी जो खेत का डोड़ा है, हाँ हाँ, उससे कितना अंदर हम लगाएं ताकि वो बड़ा होने के बाद पड़ोसी को नुकसान ना दे, और वैरायटी कौन सी लगाएं यहाँ के लिए? इसमें अगर आपके पास ऐसा है कि पशुओं का अंदर आने का काफ़ी चांस है, या फिर आप उनसे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, तो कटिंगा वैरायटी लगा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा बायोमास होता है, उसमें एक्स्ट्रा डंडियाँ निकलती हैं जो आपस में फंसती हैं, जिनको कांटे बोलते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बाड़ बना लेता है। लेकिन ज़्यादातर आप, जैसे आपका खेत सपोज किसी रास्ते के नज़दीक है, किसी सड़क के नज़दीक है, रेलवे लाइन के नज़दीक है, तो उस साइड में ज़्यादा आपको जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वैरायटी आप मेरे ख्याल से तो बालकोआ पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो कटिंग करने के लिए और मेहनत है वो कम लगती है, और जो कंपनियां हैं वो भी उसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं। जो कटिंगा है उसको भी कंपनियां लेके जाती हैं, एक्स्ट्रा बायोमास होता है, लेकिन उसमें मात्र 8 से 10% लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, इतना ही फ़र्क पड़ता है। बाकी वो बाड़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। वैसे तो हर बैम्बो बाड़ बनाता है, लेकिन कटिंगा थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर उसमें ट्रक भी आके लग जाए तो वो शायद अंदर नहीं आ पाएगा खेत के। और जो आपका मान लें कि जो पूर्व साइड है वहाँ तो सूरज निकलता है, तो सर्दी में उस साइड में थोड़ा दिक्कत रहेगा पड़ोसी को,
क्योंकि जो सूरज है उस टाइम पे निकलेगा जाके दक्षिण की तरफ में। तो आप उत्तर दिशा में थोड़ा एक्स्ट्रा जगह छोड़ दें, 8 फुट 10 फीट पड़ोसी की तरफ जगह छोड़ दें, और बाकी चारों तरफ आप 5-5 6-6 फीट अगर जगह छोड़ेंगे, या एक ट्रैक्टर का लाइन निकल जाए उतना जगह छोड़ेंगे पड़ोसी की तरफ, तो काफ़ी है। और इसको उगने के बाद में भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये नरम होता है, कच्चा होता है, तो आप पड़ोसी की तरफ जो उगेंगे डंडे उनको तोड़ते रह सकते हैं अगर वहाँ पे छाया की प्रॉब्लम हो रही है तो। लेकिन बांस की छाया में मैंने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जो छाया है उसमें बाकी चीज़ें उग जाती हैं, लेकिन जड़ के नज़दीक उगने में थोड़ा परेशानी रहता है। इसलिए जो बीच वाला आपका एरिया रहता है, जैसे आप 12-12 फीट पे खेती करेंगे, तो बीच में आप हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, सतावर, जिमीकंद, आलू, ये इस तरीके वाली फसलें बहुत अच्छे से कर सकते हैं जिनको हल्की छाया चाहिए या ज़्यादा छाया चाहिए। उसके बाद में काली मिर्च और जो आपका पान के पत्ते वगैरह हैं वो भी फसलें कर सकते हैं, जो 5वीं 6ठी साल में जब आपका बेम्बो चला जाएगा। तो पड़ोसियों की तरफ आप मेरे ख्याल से एक ट्रैक्टर का हैरो निकल जाए इतना जगह छोड़ देंगे तो काफ़ी रहेगा। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो नहर का पक्का खाड़ है, उस तरफ फिर हम नहर के खाड़ के साथ रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाड़ से थोड़ा सा हटा के करें क्योंकि ये बढ़ता बड़ा तेज़ी से है। और जो पक्का खाड़ है उसको भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये तंग करे। तो 4 1 फीट या 3 फीट जगह छोड़ दें ताकि उस तरफ जो बढ़ेंगे उनका आप अचार या मुरब्बा बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे, और बाकी जो डंडे होंगे वो आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और जी, ये बालकोवा वैरायटी की पौध कहाँ से मिल सकती है? पौध वगैरह के लिए मैं डिटेल ग्रुप में भी डाल दूंगा। मेरे खेत में भी नर्सरी है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और इसके राइजोम, टिश्यू कल्चर और बीज वाले बहुत सारे किस्म के पौधे मिलते हैं। तो राइजोम वाले सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं और उनके मरने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। टिश्यू कल्चर अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग राइजोम हो गया उसका तो टिश्यू कल्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। हेलो हेलो जी सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। रामचंद्र बोल रहा हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल कांवाली से। जी सर। सर मेरे 1050 पौधे जो हैं वो आप नोट कर लो भले ही। हाँ ठीक है सर, वो हम व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ, उसमें हम डिटेल एक्सचेंज करते रहेंगे। इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जी। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं इस पे लिख देता हूँ। तो अगला सवाल। थैंक्स। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं मीडिया तो बोल रहा हूँ बुडोली से। हाँ हाँ सर, ये जो मास्टर जी के खेत में जो पौधा खड़ा है हाँ बांस का, उसकी वैरायटी कौन सी है सर? वो पौधा मैंने देखा है, वो बहुत ही सुंदर पौधा है वो बांस का। वो गोल्डन वैरायटी है सर, गोल्डन बैम्बू। तो ये खेत में वो भी लगा डेकोरेशन, सकते हैं कि नहीं सर? हाँ कोई भी लगा सकते हैं। उससे वैरायटी में फीचर का थोड़ा फर्क पड़ता है, बाकी कोई भी बांस एक जैसा ही होता है लगभग। उनके जो सब डॉक्टर साहब, बालकोवा है, गोल्डन नहीं है। नहीं, आपने तो गोल्डन का फोटो भेजा था। बालकोवा वैरायटी है। गोल्डन का नहीं भेजा था क्या आपने फोटो? नहीं, बालकोवा है। ओके ओके। ये गोल्डन और येलो वलग्रीस तो एक ही है ना, जिसपे ग्रीन लाइनिंग होती हाँ है? हाँ वही, ठीक है। ये तो काफी सुंदर पौधा है सर, मैंने देखा, बहुत ही सीधा है। ये भी नहीं कहीं झुका हुआ है यार, ये बिल्कुल हाँ, सीधा है। बांस सीधा ही जाता है। अच्छी है सर। बांस सीधा ही जाता है, और इसका जो हर डंडा काटने के बाद में जो नया डंडा निकलेगा वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा सीधा और ज़्यादा लंबा जाता है। प्रोफेसर साहब, मेरे वाले लगभग 15 से 20 फुट के करीब जा चुके हैं और मोटाई लगभग 2 इंच के करीब हो चुकी है जी। जो पिछले साल मैंने ट्रायल करके लगाए थे। और अप्रोक्सीमेट जो पानी है वो 4000 TDS प्लस है। 4000 TDS का पानी है, काफ़ी खारा पानी है। फिर और बिल्कुल सैंडी सॉइल है, बालू रेत जिसे कहते हैं रेगिस्तान का, अच्छा, उसमें है। बालू रेत में और खारे पानी में बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छे चल रहे हैं। और टाइम कितना हो गया लगाए हुए? मैंने लगभग 16-17 नवंबर के आसपास लगाए थे 2021 में। तो ये तो बहुत जल्दी बढ़ गए। हाँ, लगभग 15-16 फुट। और अब
मेरे को ये शक था कि एक पौधे में एक ही राइजोम निकलता है एक साल में, क्योंकि अंदाजा यही मानना था मैंने कि तीसरे साल जब कटाई पे आएगा या चौथे साल आएगा तो एक ही डंडा कटेगा। हाँ। तो अब जब मैंने खुद के एक वीडियो भी भेजी थी मैंने शायद आपके पास, उसमें हर पौधे में 3-3, 2-2, 4-4 राइजोम निकले हुए हैं। इसमें राइजोम तो सैकड़ों भी निकल सकते हैं। जितना ज़्यादा ऊपर बायोमास होगा उतने ज़्यादा राइजोम निकलते जाएंगे। तो पहली साल का एवरेज अंदाज़ा होता है कि 8 से 10 निकलेंगे, जो पहली साल कटिंग का होगा, जैसे 3 साल कंप्लीट होने के बाद में, है ना। 5 निकल जाए तो भी अच्छी इनकम का सोर्स है। हाँ, और एक मैं बात बताना भूल गया कि बांस एक मात्र ऐसा पौधा है जो हवा से पानी लेके ज़मीन में डालता है। तो ऊपर जब झाड़ बन जाएगा ना साल भर बाद में, तो ये अपना हवा, पानी, खाना, सब चीज़ों का प्रबंध अपने आप कर लेगा। इसका भी हम टेस्टिंग कर चुके हैं। हमने 20 पौधे दूसरी जगह पे लगाए थे भिवानी के पास, और बालू रेत में लगे हुए हैं बिल्कुल। वहाँ पे भी 3-4 हजार TDS पानी है। पिछले साल सावन के महीने में पौधे लगाए थे और उस बारिश के बाद आज तक उनमें पानी नहीं दिया गया, ना ड्रिप से दिया। सिर्फ बरसात होती है तो उसी पानी के ऊपर आधारित खड़े हैं वो पौधे। वो भी हमारे 15 फीट के आसपास खड़े हैं। 20 पौधे हैं जिनमें से 12-13 पौधे जिंदा हैं, बाकी मरे हैं। इतनी तो मोर्टेलिटी वैसे भी आ जाती है। हाँ, स्टार्टिंग में देखो 1 साल भर जब तक ये जड़ें नहीं जमाए ना, साल से 1.5 साल इसको थोड़ा देखभाल कीजिए ताकि मोर्टेलिटी नहीं हो। 0 मोर्टेलिटी होगी अगर हल्की फुल्की देखभाल भी कर देंगे। इसमें केवल नमी मेंटेन करना है। खारा पानी है तो बरसात के टाइम पे पौधे लगा दें, और जो ही आपका बरसात का सीज़न ख़त्म हो तो उसके बाद में नमी बना के रखें हल्का फुल्का, और मल्चिंग ज़रूर कर दें। तो मल्चिंग इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है सर, मेरे आगे मतलब हर कोई सवाल यही करता है कि बांस की खेती कर रहे हो आप। अभी जैसे 2 एकड़ में मैंने लगाए हैं, तो लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बल्कि मैंने जो ट्रायल किया उसमें ये आया कि जितना ज़्यादा पानी दे रहे हैं उतनी बीमारी आ रही है, उसमें जड़ गलन रोग वगैरह आ जाते हैं। हल्की नमी काफ़ी है इसको। ये अपना जो पानी है वो खुद बनाता है पौधा। अगर आप इसके डंठल को काट के देखेंगे, डंडे को काट के देखेंगे, तो इसमें पानी निकलेगा। और जितना शुद्ध पानी नारियल का होता है उससे ज़्यादा शुद्ध पानी बांस का होता है। तो आप उसको पानी को पी भी सकते हैं, और उसका आगे आगे मार्केट भी डेवलप हो रहा है बेम्बो वाटर का। और ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए भी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्टिलेशन के लिए 50 और भी इस्तेमाल होने वाले हैं। तो एक महाराष्ट्र में जगह है नी पानी। नी पानी का मतलब है वहाँ पे पानी नहीं था, और वहाँ पे बहुत बड़े एरिया में 55-60 एकड़ में एक किसान ने पौधे लगाए बांस के। अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, कुओं में भी पानी आ गया है, और वैसे भी नी पानी वालों का तो शायद 1.5-2 करोड़ का टर्नओवर है अभी। अब तो ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने कल ही पढ़ा था 40 हजार पौधे लगाए थे उन्होंने। हाँ। तो इसमें बांस में ये है कि अनलिमिटेड कमाई है। आपको 1 एकड़ अगर 5 लाख का बेचना है तो 5 का बिक जाएगा, और 10 का बेचना है तो 10 का, 15 का बेचना है 15 का। वो आपकी प्रोसेसिंग और आपकी स्किल के ऊपर निर्भर करता है। तो नौकरियां खोजने के लिए हमारे यंग लड़कों को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। वो खेत में बैठ के अपना अच्छा स्वरोजगार और फैक्ट्री चला सकते हैं। तो और पैसा आपकी मर्ज़ी का है, आप जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हैं इससे। आप जितना लेवल का प्रोसेसिंग करेंगे उतना ज़्यादा उसमें पैसा आता रहेगा। और सवाल कोई? डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर सुरजीत बोल रहा था। जी सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब एक मिथक है कि सांप, बांस में सांप ज्यादा आते हैं। हाँ वैसे मिथक है, सत्य हो जाए? देखो, जो बांस है वो बहुत बायोमास डालता है। और आप तो क्योंकि करण एक बार आपका स्पीकर ऑफ करना, आप तो वो कर रहे हैं खेती पिकनिक वाला, तो आपको ज़मीन ढकने के लिए मल्चिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। और जहाँ पे आश्रय मिलता है जानवरों को, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जानवर तो आएंगे ही, तो एक बार आते हैं, लेकिन उसके इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। कोई एक आध एक्स्ट्रा आ गया, उसके साथ साथ में जैसे उसको खाने वाले जानवर हैं वो भी वहाँ बढ़ जाते हैं, और अपना इकोलॉजिकल बैलेंस अपने आप मेंटेन हो जाता है। हमें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक बार लगाने के बाद में 70 साल तक नॉन स्टॉप फसल देता है। और कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो 70 साल तक नॉन स्टॉप आपको फसल देता रहे। और जितना काटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा।
ठीक है, एक डस्ता ये टेढ़ा हो जाता है, इसे सीधा करने का क्या प्रोसेस रहता है? मेरे इसका- पास में गोल्डन है। हाँ, टेढ़ा तब होगा जब आप पुराने डंडे नहीं काटेंगे। तो अगर आप काटते रहेंगे तो अपने आप जो नए डंडे निकलेंगे वो सीधे ही जाएंगे पूरा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो आप सांप वाली बात बता रहे थे ना, एक सेकंड सर मैं बताता हूँ। जी, कोई और सवाल? डॉक्टर साहब अभी सफेदे हैं, उनके बीच में से भी लगा सकते हैं जी? हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन जब ये 3, साढ़े 3, 4 साल के हो जाएंगे तो सफ़ेदे को ओवर पावर कर लेंगे। तो आप उस टाइम पे लगाएं जब आपको सफ़ेदा काटना है 3 साल 4 साल बाद में ना, तो लगा लीजिए। सुजीत जी, जो सांप वाली आप बात कर रहे थे, मेरे पास 2 एकड़ में एप्पल बेर है, आधा एकड़ में मेरे पास जोधपुर वैरायटी की काजरी नर्सरी की गोला उमरान और सेब वैरायटी है, और 1.5 एकड़ में बांस है। तो वहाँ पे ऐसा बैलेंस बना हुआ है, वहाँ पे तोते भी हैं, बाज भी आ गए, कम से कम 50 के करीब खरगोश है, और अपने जो तीतर हैं देसी, लगभग मान के चल सकते हैं हम 150-200 वो भी होंगे। तो इकोनॉमिकल जो बैलेंस है प्रकृति का, वो अपने आप बना हुआ है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रही बात सांप की, चूहों की, वो आते हैं अपने आप, वो किसी न किसी जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो वो अपने आप खत्म भी होते रहते हैं, आते भी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे बांस के पौधों में मैंने एक भी सांप देखा हो, अभी तक नहीं है। 1 साल के हो गए, खूब हरे भरे हैं, मैंने वीडियो भी भेजी थी, और काफी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि सांप हो। और जो बांस उत्पादक जो किसान हैं अपने MP के हैं या आसाम साइड के हैं, तो उनसे भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि बांस पे सांप ज्यादा आते हैं। दूसरा, अभी 4-5 दिन पहले एक भाई से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि बांस को लगाना शुभ नहीं है। तो उनको मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया कि लगाना शुभ है, उसको जलाना शुभ नहीं है, और शुभ अशुभ का कोई चक्कर नहीं है। साइंटिफिक हिंदू धर्म की जितनी भी जो प्रथाएं हैं वो साइंटिफिक लॉजिक पर आधारित है। जलाना शुभ इसलिए नहीं है क्योंकि ये हानिकारक केमिकल छोड़ता है अगर इसको डायरेक्ट ऑक्सीजन में जलाते हैं। तो काफी मिथ फैले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो रिजल्ट कुछ और ही मिलता है जी, देखिए, वो उस टाइम पे जो प्रथाएं बनी थी वो किसी लॉजिक को लेके बनी थी, क्योंकि वहाँ पे बांस होते भी कम थे, और जो इसमें हैवी मेटल्स होती हैं वो अगर गंदी कोई जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट और ऐसी जगह है तो वहाँ पे हैवी मेटल ज़्यादा इसमें कंज्यूम करता है। तो जलाने के इसका बेटर तरीका है कि चारकोल बना लें बांस का, या फिर इसका एथेनॉल बना लें, या बाकी जो चीज़ें बना सकते हैं वो बना लें। तो डायरेक्ट इसको जलाना ठीक नहीं है। आप अगर एथेनॉल बना के जलाएंगे या फिर जो इसका चारकोल बनाएंगे, और चारकोल बनाने की फैक्ट्री मात्र 5,000 रुपये में आप चालू कर सकते हैं। कच्ची ईंटें खरीदिए या घर पे निकालिए, उसका डोम बनाइए, उसके अंदर बांस भर दीजिए, नीचे से आग लगाइए, जब आग पकड़ जाए तो चारों तरफ से उसको मिट्टी से बंद कर दें। वो ऑक्सीजन की कमी से अपने आप धीरे धीरे जल के ख़त्म हो जाएगा, और जो पीछे बचेगा वो चारकोल बचेगा। एक गवर्नमेंट की कोई संस्था भी है जो इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करती है और सिखाती भी है किसानों को, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। करुण भाई साहब, कहाँ से हो आप बताइए जरा, अभी विजिट करना चाहें तो। मैं मेरा- सर गांव पूरे हाँ। पड़ता है मेरा, भिवानी से। जब आप लोहारू रोड के, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं हिसार के पास से हूँ जी, काजला से। कौन सा गाँव? काजला काजला। काजला गांव से है। मैं हिसार कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका हूँ, बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ मैं, और हिसार कोर्ट में बैठता हूँ मैं, अब भी आता हूँ। आप जैसे ही भिवानी आएंगे और भिवानी से आप लोहारू या पिलानी के लिए बस पकड़ेंगे तो हाईवे के ऊपर गांव आता है, 40 किलोमीटर चल के कुड़ल। वहाँ पे आप किसी भी शनिवार या संडे को मेरे पास फोन करके आप आ जाइए। अगर मैं घर पे होता हूँ तो मैं आपको अपना फार्म विजिट करवा देता हूँ। दूसरा एक और बात बता देता हूँ, मेरे फार्म पे लगभग 3-3 फुट तक घास खड़ा है, मेरे बेर के बाग में भी, बांस में भी। तो लोग बोलते हैं कि कैसा किसान है कि घास नहीं उखाड़ रखा। तो घास जो है वो एक मल्चिंग का काम करता है, ऑर्गेनिक मल्चिंग का। कैसे करता है उसका एक तरीका है। घास एक टाइम के बाद खत्म होना होता है, जब उसका सीजन हाँ, वो होता अपना है। इकोसिस्टम है, वो उगेगा और ख़त्म हो तो जाएगा। वो उसके ऊपर जो बीज आएगा उसके वजन के कारण वो टेढ़ा होकर जमीन पे गिरेगा, जमीन पे गिर के जमीन को कवर कर लेगा।
तो अगली जो फसल के साथ जो घास उगना होता है, जैसे बरसात के बाद अब सर्दी में उगेगा, सर्दी के बाद अब फिर बरसात में उगेगा, तो वो दूसरे जो घास होते हैं उनको उगने नहीं देता, क्योंकि जमीन में बीज जो पड़ जाता है घास का, उसको पानी तो मिल जाता है लेकिन हवा नहीं मिल पाती, क्योंकि ऊपर जो मरा हुआ घास है उसकी मल्चिंग बन जाती है। तो इसीलिए मैं घास भी नहीं उखाड़ता। और जो छोड़िएगा अपना कहीं। जी, इसका जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है उससे लड़ने का एक और ये भी तरीका है कि हम जो पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या पिकनिक मॉडल है उस पर खेती करें और ज़मीन को ढक के रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ज़मीन को हल चलाएंगे, हैरो कल्टीवेटर चलाएंगे, तो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट उड़ता रहता है हवा में, तो उसको रोकने का बिल्कुल कार्बन ख़त्म होता रहता है। उसको रोकने का सिंपल यही तरीका है कि आप ज़मीन को ढक के रखिए किसी भी मटेरियल से, चाहे घास से, चाहे फसलों से या जैसे भी, तो ज़मीन को नंगा नहीं छोड़ना है। अभी कल का ही रिसर्च आया है कि ज़मीन के ऊपर बोल रहे हैं 10% ज़मीन के हिस्से को शीशे लगा के ढक दीजिए और नीचे बांस का फ्रेम लगा दीजिए। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। प्रैक्टिकल है कि किसान समझें इस बात को और वो अपनी ज़मीन को ढक के रखे। बांस के पत्ते तो इतने ज़्यादा गिरते हैं कि आप सैकड़ों एकड़ का मल्चिंग कर सकते हैं 1 एकड़ के पत्तों से। तो ये बहुत अच्छे एक मल्चिंग मटेरियल है। पशुओं का चारा भी बहुत अच्छा है ये। जी, और कोई सवाल? नुकसान दोनों होते हैं। हाँ, इसके कुछ नुकसान भी होंगे, वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। इसका नुकसान कोई नहीं है फ़िलहाल तो। इसमें नॉर्थ ईस्ट में कुछ वैरायटी हैं जो एक टाइम के बाद फलती हैं, क्योंकि वो जंगल का एरिया है। तो उस एरिया में जब वो फल आता है इसका 60-70 साल के बाद में, तो उसमें बीज गिरते हैं। वहाँ पे कभी कभार चूहों का प्रकोप होता है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक वैरायटी में है। कॉमर्शियल वैरायटी में ऐसा कोई दिक्कत अभी तक देखने को नहीं मिला है। आगे जब हम इसको लगाएंगे तो 60-70 साल तक चलेंगे। उसके बाद में जब बीज आते हैं तो बीज भी काफ़ी महंगे बिकते हैं, और इन केस बीज आने हों तो हमें पहले पता लग जाता है, तो उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। बीज बहुत महंगे बिकते हैं, और जो चूहों वाला प्रॉब्लम है उसको भी हम टैकल कर सकते हैं। तो इसका प्रॉब्लम कोई नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि इन केस आप बांस लगा के 2 साल बाद में या 10 साल बाद में सोचें कि सबको उखाड़ के और फिर आप रेगुलर खेती पे आएंगे, तो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें फिर जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसकी जड़ें लगभग 3 फीट गहरी जाती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। तो आप जेसीबी से उनको उखाड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत का काम है। नंबर शेयर करना। सर नंबर लिखिए आप मेरा 946684 946684 3355 3355। 94 66 84 33 55। हाँ जी, आप जरूर फार्मर है जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। रविंदर जी बोल रहे थे। सर एक बात और बताना विनोद जी। हाँ हाँ, बोलिए। ये जिस तरह 3 साल में तैयार हो गया, फिर हर साल पैदावार देता रहेगा सर? ये हर साल लगभग पैदावार 30% बढ़ेगी, और इसको 100% कभी भी नहीं काटते हैं। इसके जो डंडे पक जाएंगे वही डंडे काटने हैं। जैसे इसमें सपोज पहली साल 20 डंडे निकल गए, तो 20 में से 6-7 पक गए, तो आप वो 6-7 काट लेंगे। उसके बाद अगली साल इसमें 25-30 डंडे निकलेंगे, 25-30 में से जो 10-12 पक जाएंगे वो निकाल लेंगे। तो हर साल इसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है, कीमत भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ में जो इसके जो थिकनेस है वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो हर साल ये बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। और इसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी सर्दी का भी कोई असर नहीं है इस पर। इसके सर जो पत्ती गिरती है वो फिर गलने में कितना टाइम लेती है? वो ज़मीन पे गिर के 3-4 महीने में अपने आप डिकम्पोज हो जाती है। और अगर आपको जल्दी करना है तो डिकम्पोजर का छिड़काव कर दें, वो फटाक से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपके खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका नेचर क्या है सर गलने का? गलने का जैसे मान लो 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में? ये लगभग 3-4 महीने में गलेगी, अगर अपने आप गलने के लिए छोड़ेंगे तो, है ना। अच्छा सर। और डिकम्पोजर का छिड़काव कर देंगे तो बहुत जल्दी गल जाएगी। और इसमें आप एक और कर सकते हैं, गाय भैंस पालते हैं तो बीच में गोबर की ढेरियां लगा दें, इसके पत्ते अपने आप गिर जाएंगे ऊपर से।
ठीक है सर। और जैसे आपने गाय भैंस का गोबर डाल दिया बीच में, उसमें केंचुए छोड़ दीजिए, अपने आप उसकी खाद बन जाएगी। तो आपको उसको शैडो भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो केंचुआ खाद इसमें बहुत अच्छी चलेगी। अगर आप जानवर पालने के शौकीन हैं तो बांस के बीच में आप बकरियां या गाय भैंस या फिर डक्स या फिर गिनी फॉल नाम की एक मुर्गी आती है, सोनाली एक मुर्गी है, तो जो घास फूस कीड़े मकोड़े खा के ज़िंदा रहने वाली मुर्गियां हैं या बतखें हैं या फिर जानवर हैं जैसे बकरी होगी, तो वो उसका खेती भी आप कर सकते हैं इसके साथ साथ में। वो बहुत अच्छा इनकम अलग से आपको मिलता रहेगा उसका। और जो बीच वाली ज़मीन है उसके ऊपर आप जड़ी बूटियाँ भी उगा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है उसमें उगाने के लिए। तो आप अपनी डबल इनकम कर सकते हैं इसमें। ठीक है सर। विनोद जी, जी सर। ये ऑर्गेनिक हो जाता है पूरा का पूरा? हाँ, ये टोटल ऑर्गेनिक रहेगा, इसमें केमिकल डालने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गली हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं लगाने के टाइम पे भी। और इसमें कोई भी केमिकल बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कोई बीमारी लगती है, न इसमें कोई कीड़े लगते हैं, कोई भी इसमें नुकसानदायक कीट नहीं आता है। और आएंगे तो उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता है। एक दिन में ये 1 फीट से लेके 3 फीट बढ़ जाता है। तो इतना जल्दी बढ़ने वाला है, इसके ऊपर कोई भी कीट वीट सर्वाइव नहीं करता है ज़्यादा देर तक। थोड़ा बहुत खा भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पूछ रहा था जी, आप ये कह रहे थे इथेनॉल के लिए कोई विशेष वैरायटी होती है, हर एक ठीक रहती? वैसे तो हर वैरायटी ठीक है एथेनॉल के लिए, लेकिन बाल्कोआ प्रेफर करते हैं। बाल्कोआ इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो उसमें अपना बायोमटेरियल ज़्यादा है, उसमें वज़न ज़्यादा है, और वो अंदर से भरा हुआ होता है। जो सुराख है बीच का वो बहुत पतला होता है उसका। तो बाल्कोआ को प्रेफर करते हैं। और अभी इसका रेट देख रहा था मैं, पल्प का, जो विदेशों से पल्प आ रहा है देश में हमारे, वो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का अभी आ रहा है इंडिया में। और जितने भी अखबारी कागज़ है, सारा का सारा अखबारी कागज़ हम विदेश से इंपोर्ट करके बांस के जो पल्प है उसके माध्यम से हम पेपर बना रहे हैं, जो 1.25 लाख करोड़ से ऊपर का ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट में जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू पिछले 4 महीने में $400 से लेके $400 थी और अभी हो गई है $1168 पिछले 7-8 दिन पहले मैंने देखा है। तो लगभग 3 गुना रेट हो गया है इसका। तो इसका मतलब है कि हमें भी हर साल पैसे जो मिलेंगे वो 2 तरीके से बढ़ के मिलेंगे। एक तो इसका बायोमास बढ़ेगा, जो डंडे निकलेंगे उनका नंबर बढ़ेगा 30%, और 10 से 12% इसकी कीमत बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि हर साल इसकी इनकम हमारा 30 से 40%, कभी 50% भी बढ़ के मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा ये। और डॉक्टर साहब, इसमें इथेनॉल कितने 100 kg जैसे ले लिया तो इसमें कितना निकलता है लगभग, आपको पता होगा? इसमें टेक्निक है, अभी इंडिया में जो टेक्निक है 2G टेक्निक चल रही है, लेकिन अगर हम 3G और 4G टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जो अभी 2-3 प्लांट लग चुके हैं इंडिया में, उन प्लांट के माध्यम से 32 से 34% निकलेगा इसमें। 1 क्विंटल है तो उसमें 32 से 34 किलो जो एथेनॉल है वो निकल जाएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। ये कोटा बूंदी एरिया में भी है आपका? हाँ, पूरे देश में है ये। पूरे देश में कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं बेम्बो को। और जो नेशनल बेम्बो मिशन है, इसके अंडर राजस्थान में सब्सिडी रिलीज़ होना चालू हो गया है। तो राजस्थान में से अगर आप में से कोई है तो सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है। मध्य प्रदेश में भी होगा। अच्छा, राजस्थान में सब्सिडी रिलीज करना चालू कर दिया है। प्रोफेसर साहब, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह कहीं मिल सकते हो? उसका नेशनल बेम्बो मिशन राजस्थान स्टेट लिखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा गूगल पे। उसमें राजस्थान के सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, शायद 7-8-9 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सब्सिडी मिल रही है अभी। नहीं, ऑल इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी ये अलग बात है कि सब जगह पे लगा नहीं है, लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन सब जगह। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि सब डिस्ट्रिक्ट में लग जाए तो पूरा राजस्थान इसमें कवर हो जाए। तो राजस्थान गवर्नमेंट की नेशनल बेम्बू मिशन से मीटिंग होनी है अभी, तो देखते हैं अब क्या होता है। बट वहाँ पे सुनने में यही है कि 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है। अभी और नेशनल बेम्बो मिशन मिशन जी।
प्रोफेसर साहब ये पूछना चाह रहा था मैं कि अपने यहाँ पे हरियाणा के आसपास, पंजाब के आसपास क्या कोई कागज फैक्ट्री है जिसमें जैसे यहाँ उत्पादन हो तो हमें बांस लकड़ी के तौर पे बेचने के बजाय ज्यादा प्रोसेसिंग में जाएगा तो कीमत ज्यादा मिल सके, जैसे कागज फैक्ट्री है, कपड़ा फैक्ट्री है, ऐसा कोई प्लांट है? हाँ, पंजाब में मेरे ख्याल से 17-18 प्लांट हैं कागज़ के पल्प बनाने के, और जिसमें अभी वो बंद भी करना पड़ता है उनको, मटेरियल नहीं होने की वजह से। वो पराली इकट्ठा करते हैं, कभी कुछ इकट्ठा करते हैं, और जो हिमाचल से थोड़ा बहुत बैम्बो उनको मिल रहा है उसके ऊपर वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये पूछ रहा था कि हरियाणा में जो अपना सब्सिडी की स्कीम है, आपकी कृषि मंत्री जी से मीटिंग भी होनी थी, एक जेपी दलाल जी से, और इसके बारे में कुछ आगे बढ़ी बात कि नेशनल बैम्बू मिशन में आ जाए या कोई हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी स्कीम आ जाए बैम्बू पे? हाँ, हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट में हम एफर्ट कर रहे हैं और जल्दी ही अच्छी खबर आने की संभावना है। और जिन जिन किसानों ने लगा लिए हैं बैम्बू में, उनका लिस्ट लेना चाह रहा था। जिन जिन अगर मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए तो हम एक लेटर बना के और इकट्ठा करके सबको भेजना चालू करेंगे। और क्योंकि मैं चंडीगढ़ में ही हूँ और मंत्री जी का घर मेरे से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, तो उनसे मुलाकात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो पॉजिटिव भी हैं इस बारे में, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया पॉजिटिव। मैं लिस्ट भेजता हूँ, जो मेरे कॉन्टेक्ट में है उनकी मैं लिस्ट भेजता हूँ आपके पास। ठीक है, तो आपको जो खर्चा है इसको लगाने के लिए वो 50 रुपये के आसपास में आता है, और आपको मिलेगा 120 रुपया। 50 से 60 रुपया खर्च करके अगर 120 रुपये आपको मिल रहा है तो आपकी जेब से कुछ नहीं लगा। 3 साल तक जो आपका प्रोडक्शन नहीं आएगा, उस दौरान आप बीच में जो खेती कर रहे हैं वो करते रह सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जब बैम्बो बड़े हो जाएं तो फिर आपका इनकम है, तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है। कितना खर्चा आएगा विनोद जी? क्या 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है बैम्बू लगाने का? ये 36 से 40 हज़ार के आसपास में रहेगा मेरे ख्याल से। 36 मैक्सिमम 50 हज़ार अगर ड्रिप वगैरह लगाना पड़ा तो। और सर ये पौधे कौन सी कंपनी दे रही है? हाँ नहीं सर, आसिफ शरीफ वाली तकनीक से। हाँ, उस पे लगाएंगे तो बहुत जल्दी चल जाएंगे उसके, वो तो ज़बरदस्त टेक्निक है। बाकी किसानों मैं बता दूं कि आसिफ शरीफ जी काम कर रहे हैं पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर, जिसको PQNK टेक्निक बोलते हैं, वो आप इंटरनेट पे निकाल सकते हैं। और जैसे आपको बांस के पौधे लगाने हैं तो सब सोइलर की लाइन खींच दें और उस लाइन में ही पौधे लगा देंगे तो भी बहुत बढ़िया चलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है पौधे लगाने का, और अगर पूरा टेक्निक फॉलो कर लिया तो फिर तो बहुत बढ़िया है। विनोद सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, एक सेम के एरिया में क्या कुछ कंडीशन है इनकी? सेम के एरिया में भी बढ़िया चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिकनिक मॉडल पे लगाएं इसको। अच्छा। हाँ, वो आप PQNK लिखेंगे तो वो आपको सारा डिटेल आ जाएगा। उस मॉडल पे लगाएंगे तो सेम वाले एरिया में पहले हार्ड पैन ब्रेक करेंगे, उसके बाद में बेड बना के बेड के ऊपर इसको लगा देंगे। तो ये पहले साल चल निकलेंगे। उसके बाद में इसको ज़्यादा पानी, कम पानी, खारा पानी, मीठा पानी, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। पानी ज़्यादा है तो ये नीचे से ले लेगा, नहीं है तो हवा से पानी लेके नीचे डाल देगा। और जो हमारे डेजर्ट बहुत ज़्यादा है सर उस कंडीशन में, इसीलिए इसकी थोड़ी इंक्वायरी ज़्यादा आई थी। हाँ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ख़राब ज़मीनें हैं, जो सबसे ख़राब ज़मीनें माना जाता है, उनमें भी चल जाएगा। और जो हमारा जैसे महेंद्रगढ़, भिवानी और लोहारू, ये वाला जो बेल्ट है, और राजस्थान का जिसमें रेतीली ज़मीनें हैं, उनके लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि ये एकमात्र पौधा है जो हवा से पानी लेके ज़मीन के पानी को रिचार्ज करता है। तो ये हमारे लिए एक वरदान है। तो जो ज़मीनी पानी है वो भी मीठा हो जाएगा। जैसे पिलानी के आसपास में मैं देख रहा था कि पानी पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, नीचे का पानी। तो जो लोग कुओं पे जाके खेतों में बसे थे वो भी वापस गांव में आ रहे हैं। तो अगर हमें बचे रहना है, लंबे टाइम तक खेती करना है, सस्टेन करना है, तो एकमात्र तरीका है कि बांस को हमें लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर आपको बाउंड्री पे करना है तो भी अच्छा है, ज़्यादा बड़े लेवल पे जाना है तो और ही अच्छा है। और अगर आप 365 प्लस एकड़ में खेती करवा लेते हैं अपने आसपास में, तो एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने वाले अपने आप आ जाएंगे आपके पास, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनियां घूम रही हैं, ढूंढ रही हैं बायोमास को, तो उनके कॉन्टैक्ट वगैरह मैं शेयर कर दूंगा जो ही आपके पास बड़े एरिया में आता है। तो 400 एकड़ मोस्ट सक्सेसफुल फैक्ट्री उसमें लग जाएगी।
और इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं करना है, वो कंपनी अपने आप इन्वेस्टमेंट करेंगी, आपको प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाएंगी और उसका शेयर होल्डर भी बनाएंगी। ओके डॉक्टर साहब, जब सरकार जमीन एक्वायर करती है तो कोई भी बाग बगीचा हो उसकी अलग से सब्सिडी देती है। हाँ हाँ तो इसमें बांस में भी वैसा कुछ है क्या? हाँ, बांस में भी देगी, क्योंकि ये भी पौधे हैं, बाग है एक किस्म का ये, तो इसमें भी मिलेगा। जो भी आपके कमाऊ चीज़ें होगी आपकी ज़मीन पे, उस पे सरकार को देना पड़ता है पैसा जब एक्वायर होती है तो इसकी लाइफ कितना बन जाती है जी उस हिसाब से अगर हम बात करें तो? आवाज़ नहीं सुना, दोबारा बताएंगे। इसकी लाइफ कितनी मानी जाती है अगर उस कैलकुलेशन पे जाए तो? इसकी लाइफ ये मोटा मोटी मान के चलिए 50 साल से लेके 120 साल तक है कम से कम। वैसे एवरेज 70 साल मान के चलते हैं। तो एक्वायरमेंट के टाइम पे कैलकुलेशन लाइफ के हिसाब से ही होती है जी, कितनी लाइफ वो? हाँ हाँ, जैसे आपको 10 साल आपने लगा लिया, एक्वायर होने के बाद में आप बोलेंगे 50 साल या 60 साल का मेरा और इसमें प्रोडक्शन बचा है, तो उसका कैलकुलेट करके पैसा मिलता है। अभी एक मध्य प्रदेश का केस था, किसी ने हज़ारों पौधे लगा रखे थे, तो उसको कई करोड़ रुपया देना पड़ा सरकार को, सैकड़ों करोड़ में पहुंच गया था उनका कीमत। ठीक है जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके सर नमस्कार, मैं सोनी कुमार रेवाड़ी से। जी बताइए सोनी जी। सर ये आपके यहाँ जो नर्सरी का प्लांट है वो कहाँ पर है, स्थित है हरियाणा में? ये मेरा खेत है गांव ढाणी रामजस, तहसील सिवानी मंडी, नेशनल हाईवे 52 पर है ये। और हिसार से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से देखेंगे तो मात्र 30 किलोमीटर दूर है। सिवानी मंडी से 1.5-2 किलोमीटर ही है। और अगर आप जुप्पा की साइड से आते हैं तो जुप्पा से भी मेरे ख्याल में 20 किलोमीटर के आसपास में ही है। तो ये वेल कनेक्टेड एरिया, आप ज़रूर आके देखिए। हमारा वर्कर हमेशा खेत में ही रहता है, तो आप उससे भी मुलाकात कर सकते हैं और बांस के पौधे भी देख सकते हैं। 1 साल के हो गए हमारे, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। सर ये इस बारिश के सीजन से पहले मतलब कुछ अगर हम लेना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जितना भी, जहाँ पे भी चाहिए। और अच्छा तरीका इसमें यह है कि ज़्यादा किसान मिलके अगर मंगवाते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। जैसे आपके आसपास में 5-7 किसान मिलके ले रहे हैं, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इसमें सबसे ज़्यादा है। जैसे हम आसाम से मंगवाते हैं, तो जब मैंने सबसे पहले मंगवाना चालू किया तो 100 रुपये से भी ऊपर आ रहे थे। अभी ये काफ़ी कम हो गया, 50 रुपये से भी कम कीमत हो रहा है अभी। तो जितना हम ज़्यादा ले रहे हैं उतना प्रोडक्शन, इसका जो कीमत है वो कम होता जा रहा है। कम पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, हमारे गांव में सरकारी नर्सरी है, हाँ हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जी। उसमें अभी पौध तैयार कर रखी है, वो कैसे पता चल सकता है कि ये कौन सी वैरायटी है? वो तो रिलायबल सोर्स से ही पता लगेगा कि कौन सा वैरायटी है। लेकिन वैरायटी से कंप्रोमाइज़ मत करना थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में। अगर वो श्योर हैं कि बालकोआ है या कोई अच्छी वैरायटी है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो श्योर नहीं है तो फिर जैसे आपने 5 साल 4 साल उसका देखभाल किया और उसके बाद में आपका बायोमास कम निकलता है, तो फिर उसका फिर दिक्कत हो जाता है। तो वैसे तो हर वैरायटी से तैयार किया है जी। हाँ, बीज का उनको पता होगा कि कौन सा वैरायटी है। ठीक है जी, आप उनसे पता कीजिए। अगर बालकोआ है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सर ये 1 एकड़ में कितने प्लांट लगेंगे, प्लस उनकी क्या दूरी रहेगी? ये 1 एकड़ में 900 से कम प्लांट लगेंगे, 850 से 900 के बीच में। और लाइन से लाइन की दूरी रहेगी 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी रहेगी 4 फीट। ये बेस्ट कॉमर्शियल तरीका है लगाने का। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि एक लाइन लगाया, उसके बाद में 12 फीट पे दूसरा लाइन, 5 फीट पे तीसरा लाइन, फिर 12 फीट पे चौथा लाइन, फिर 5 फीट पे 5वां लाइन। ऐसे लगाएंगे तो फिर बहुत भीड़ हो जाती है खेत में और उसको काटना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो 12-12 फीट वाला परफेक्ट तरीका है। हेलो जी रामचंद्र जी। डॉक्टर साहब, ये रेवाड़ी वाला भाई जो है सुरेश के पास अपनी डिमांड देते हैं, हम सारी रेवाड़ी की डिमांड इकट्ठे दे देंगे। ओके सर। जी बिल्कुल। और हेलो। जी सर। हेलो। जी सत्यवर जी, आवाज़ सुन रहा है।
हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है सर? मैं तो अपने खेत में सारी वैरायटी लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं रिसर्च जी, के लिए दो चाहिए। नर्सरी बता रहे हो ना आप अपने पास। हाँ, उसमें तो कोई भी वैरायटी जिसको चाहिए वैसा हम मंगवा लेते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बाल्कोआ कॉमर्शियल वैरायटी सबसे ज़्यादा चल रही है, तो उस पर हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो लगभग सवाल सारे कंप्लीट हो गए हैं। और आप जो हमारे 2 खेत हैं, एक इनका जो कर्ण शर्मा का है वो भी विज़िट कर सकते हैं, मेरे वाला भी विज़िट कर सकते हैं। तो लोकेशन दोनों का भेज देंगे। नंबर मैं एक बार बोल देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9988060477। तो व्हाट्सअप आप जब भी करेंगे मैं जवाब दे सकता हूँ। और इन दोनों करण का खेत भी आप जिसको नज़दीक पड़े वहाँ पे जाके विज़िट करें, देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे लोग लगा रहे हैं, किसी का 2 साल पुराना हुआ है, किसी का 3 साल, तो उनका भी हम लिस्ट शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई साथी मेरी फील्ड पे आना चाहे तो जुई और डिगावा कस्बा पड़ता है भिवानी लुहारू रोड के ऊपर, और जुई और डिगावा के बिल्कुल मिडल में है। तो जिस भी साइड से अगर आप आते हैं तो एक बार पहले फ़ोन करके आएँ और कोशिश करें संडे को आने की। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 94 66 84 33 55। जुई और डिगावा के बीच में पड़ता है। जिस भी साइड से आप आते हैं, हिसार साइड से आते हैं तो आप तोसा मोड़ भी आ सकते हैं, भिवानी आते हैं तो लुहारू की बस पकड़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। ये करण जी आपने कब लगाया था? ये सर मैंने 80 पौधे पिछले साल ट्रायल किए थे। उस टाइम हरियाणा में सिर्फ 3 जगह पौधे लगे थे, एक मेरे पास, एक इसरवाड़ में और एक करनाल में कोई रिटायर्ड कर्नल है, उन्होंने 4 एकड़ में लगाए थे। बाकी पूरे हरियाणा में कहीं नहीं थे जिस टाइम हमने लगाया। हाँ जी, पिछले साल। अच्छा। उस टाइम नहीं, उससे पहले तो ट्रायल के तौर पे हम लगा चुके हैं। हमारे मेरे दोस्त ने ही लगा रखे हैं, हमने इकट्ठे ही मंगवाए थे पौधे। हाँ, वैसे 10-10, 20-20 या 50-50 पौधे हर जगह पे लगे हुए हैं। जैसे मेरे गांव में भी पुराने पौधे हैं, इतना तो लगे हुए हैं लगभग 2-2, 4-4 तो बहुत सारी जगह पे लगे हुए हैं। करनाल में भिवानी के चिड़ियाघर में भी लगे हुए हैं लगभग, मान के चलो। क्योंकि प्रोफेसर साहब कोई भी चीज लगाने से पहले ट्रायल लेना जरूरी होता है कि कम लॉस में तो नहीं जा रहे लगाना। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और पानी सब कुछ देखा जाता है। नहीं सर, मेरे पौधे हैं वो 15-20 फुट जा चुके हैं, 2-2.5 इंच मोटाई के नए राइजोम निकल चुके हैं। इस सरवाल में जो मेरे दोस्त के पास है वो भी 15 फुट प्लस है, और उसमें भी सेम राइजोम उन्होंने 1 एकड़ में लगाए हैं 900 पौधे, जिसमें 700-750 पौधे जिंदा है, और एक भी ऐसा नहीं जिसकी हाइट 10 फुट से कम हो। काफी अच्छे चल रहे हैं। हाँ, और करण इसमें हाइट का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, खासकर स्टार्टिंग के 2 साल। वो कितनी भी हाइट है वो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसका राइजोम डेवलप होते रहना चाहिए। जब ये 2-2.25 साल का होता है ना, तब बहुत सुपर फास्ट निकलेगा। पर तो चर्चा हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। किसी भाई का कोई टॉपिक रह गया हो? हेलो जी सर, बताइए। हेलो सर जी, सुखपाल बोलो सुंदर सर जी। हाँ जी, बताइए। गुरु जी नमस्कार। हाँ जी। बाकी स्पीकर ऑफ कर दीजिए। मैं रेवाड़ी जिला से बोल रहा हूँ, सतपाल जी। जी बताइए। हाँ जी, ये अगर कोई रेवाड़ी जिला का कोई है तो 2020 में पौधा लगाया था 1500 पेड़ 2 किला में जी। सतपाल, रेवाड़ी जिला से ढाणी सुंदरोज गांव से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, सुन गया सर। आपका भी आपका हाँ, आपका नाम नंबर उसमें शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे। आपका नाम नंबर व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए। हमारा नाम है सतपाल, ढाणी सुंदरोज से सतपाल बोल रहा हूँ जी। गुरु जी। हाँ, नंबर बोलिए। ये नंबर बोलो। ये विनोद जी ग्रुप में जोड़ रखे। हाँ, मिल जाएंगे आपको, ग्रुप में मिल जाएंगे। गुरु जी मेरा नंबर नोट करो, 94-132-50। ये आपका ग्रुप में है, ठीक है, मिल जाएगा। रखे मैं ज्वाइन। ठीक है ज्वाइन कराता हूँ आपको। ठीक है। और कोई सवाल बचा हो तो बताइए। रेवाड़ी जिला की जो डिमांड है तो हम मास्टर जी को भी दे सकते हैं डिमांड। हाँ, बिल्कुल।
ठीक है। तो और कोई इस पे लगाने पे या बाकी कोई सवाल हो तो बताइए। बाकी मास्टर जी और हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, और कोई भी इश्यू होगा तो हम आपस में रिजॉल्व करेंगे। और एक मैं लॉन्ग रन के लिए आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था कि लंबे समय में किसी भी किसान को दिक्कत ना आए, 5 साल 4 साल 10 साल तक, तो उसका हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट डेवलप करवाएंगे और उस वेबसाइट पे हर किसान का डिटेल लिखेंगे और उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट और नेशनल टूरिस्ट आते हैं उनके साथ में अटैच कर देंगे, और जो भी उनके प्रोडक्ट होंगे वो भी हम उस पर लिस्ट करेंगे। तो जहाँ पे ख़रीदार और जो सेलर है दोनों का कांटेक्ट हो जाए और हर खेत में टूरिस्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो फिर उसके साथ साथ में आपके पास नॉलेज भी आएगी। जैसे मेरे खेत में एक लड़का आया कहीं से, ब्राज़ील से, और वो आके बहुत सारा चीज़ें मुझे समझा के गया, बता के गया। अभी रिसेंटली एक फ्रांस से आया हुआ था। बाकी लोग स्पीकर एक बार ऑफ कर लीजिए। तो एक फ्रांस से एक मिनट प्रोफेसर साहब, मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको जी। जो भी रेवाड़ी से मार्केटिंग ऑर्गेनिक ग्रुप के साथी हैं वो कृपया करके लेफ्ट में हो, हमें 10-15 मिनट बाद में पिकनिक मॉडल पर चर्चा करेंगे। ओके सर। अगर ये टॉपिक खत्म हो जाता है हम 10-15 मिनट बाद में चर्चा करेंगे। और खासकर सुधीर भाई, सुधीर जी आप कभी छोड़ जाए तो यही रहना। डॉक्टर साहब से आपकी बात कराते हैं, हमें ये स्कीम कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब पहले तो आप बात पर टॉपिक खत्म कर दीजिए जल्दी से, जो रहेगा। मैं ये बोल रहा था कि हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए और हमारे खेतों में टूरिस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब तक ग्रुप बना के ज़्यादा से ज़्यादा किसान नहीं जुड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगा। मेरे खेत में 10, 20, 50 फॉरेनर आ सकते हैं, उससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर खेत में टूरिस्ट जाए और उसको $20-50 जो भी उसका खर्चा बनता है वो उससे ले, और उसके बदले में उसको अच्छे फ्रूट, वेजिटेबल, जहर मुक्त वो खिलाए, और बांस की अच्छी झोपड़ियाँ बनाए जो 5 स्टार टाइप की आजकल बन रही हैं। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। गांव में कोई भी बढ़ई है आपके खाती है वो बना सकता है। उसमें कोई डिज़ाइन इंटरनेट पे दुनिया भर के अवेलेबल है, मैं भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। और हर खेत में छोटी फैक्ट्री होनी चाहिए, ग्रामोद्योग होना चाहिए, और वो फैक्ट्री से बना हुआ माल, जैसे किसी ने कप बनाया, प्लेट बनाया, कटलरी बनाया, उसका फाइबर बनाया, कुछ भी बनाया, तो हम उस वेबसाइट पे लिस्ट करें और उस वेबसाइट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में सेल आउट करने का उसको कोशिश करें। तो इसके लिए मास्टर जी भी एक इनिशिएटिव ले चुके हैं जो मार्केटिंग को देखेंगे। इसके अलावा हम वेबसाइट भी डेवलप करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जो लगते रहते हैं, जैसे चंडीगढ़ में मेला लगता है या दिल्ली में लगते हैं, तो वहाँ पे भी सारे फार्मर्स का सामान कैसे पहुँचाया जाए वो सब हम देखेंगे इसमें। इसके अलावा जो एथेनॉल और चारकोल बनाने की फैक्ट्रियां हैं उनको किसान की जेब से खर्चा लगाए बगैर कैसे उनके खेत में लगाएं, उसका भी हम पूरा प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन आगे आगे बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और मेरे गांव के आसपास में तकरीबन 200-250 एकड़ से ज़्यादा के किसान अब की बार बेम्बो लगाने की सोच रहे हैं। तो फिर हम वहाँ पे एथेनॉल का जो यूनिट है वो चालू करने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे आप एथेनॉल बना सकते हैं, एलपीजी बना सकते हैं, सीएनजी बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं जो कोल्ड ड्रिंक में डलता है। इसमें दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं, और उसके बाद में जो कचरा बचता है वो फिर खेत में डाल सकते हैं जो आपकी खाद का काम करता है। तो इसमें क्या है, वेस्टेज कुछ नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा हम मिल के ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे उतना ज़्यादा सरकार भी हमें ज़्यादा मदद करेगी। जो जैसे अभी हमारे पास में जो सरकार है ये पैसे नहीं दे रही है फ़िलहाल, जो नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर सब्सिडी नहीं दे रही है। तो जैसे हमने 10, 20, 50 फार्मर का ग्रुप बन गया, उनको पता लग गया कि यहाँ ये खेती हो रही है, तो सब्सिडी भी रिलीज़ करना चालू कर देंगे। गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव होती है, बशर्त कि आपको राइट जगह पे राइट क्वेश्चन पूछने का जो सिस्टम है वो पता हो। थैंक यू।